हेलो एंड वेलकम टू ई क्लासेस ऑफ इंग्लिश। कल से हमारी ये क्लासेस स्टार्ट हुई हैं और कल हमारा पहला लेक्चर आया था जो कि सेंटेंस के बारे में था। मुझे उम्मीद है कि आपको वो लेक्चर समझ में आया होगा। आज हम उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे आज देखते हैं कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है। आज हम सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि सेंटेंस के पार्ट्स क्या क्या हैं और उसके बाद से हम उन्हीं पार्ट्स को आगे डिफाइन करते चलेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा था और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि सेंटेंस क्या है और उसकी टाइप्स क्या है, यानी कि कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फिर एक सिंगल वर्ड जिसमें से कोई भी भाव निकल जाए उसको हम सेंटेंस कहते हैं। और उसके आगे फर्दर दो कंडीशन है जिसके ऊपर से हम उसकी टाइप्स को डिफाइन करते हैं। पहली कंडीशन है कि उसके स्ट्रक्चर के आधार पर कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है, वैसे भी सेंटेंस की 4 टाइप्स बनती हैं। और दूसरी कंडीशन थी कि उसके फंक्शन के आधार पर उस तरीके से भी सेंटेंस की 4 ही टाइप्स बनती हैं। तो स्ट्रक्चर के आधार पर हमने सेंटेंस की टाइप्स देखी थी कि पहले होते हैं सिंपल सेंटेंसेस, फिर आते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस, फिर आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और लास्ट में आते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इसी तरीके से फंक्शन के आधार पर भी हमने देखे थे कि सेंटेंसेस की टाइप्स क्या क्या हैं। पहली आ गई थी डिक्लेरेटिव सेंटेंस, फिर थी इम्पेरेटिव सेंटेंस, उसके बाद में थी इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड लास्ट में थी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में हमने देखा था कि जिसमें कोई भी एक सिंपल स्टेटमेंट होती है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हमने देखा था कि जिसमें कोई एडवाइस है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है। और इसी तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम किसी तरीके का कोई सवाल पूछ रहे हैं। और अंत में हमने देखा था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी वो सेंटेंसेस हैं जिनमें क्या हो रहा है कि हम अपने मन के भाव को व्यक्त कर रहे हैं। तो यही सब हमने लास्ट क्लास में देखा था। आज हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस के पार्ट्स क्या हैं, सेंटेंस के हिस्से क्या हैं, किन किन चीज़ों से सेंटेंस बनता है। अब अगर तो एक वर्ड हुआ फिर तो वही है, बट अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो उनमें अलग अलग सेक्शन होती हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की वजह से ही हमारी जो बाकी की ग्रामर है उसकी आगे से शुरुआत होगी। अभी आप देखेंगे जैसे जैसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन्हीं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में से ही आपकी ग्रामर का मैक्सिमम पोर्शन निकल आएगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमें पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, यानी कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है उसका सब्जेक्ट, एक होगा वर्ब और एक होगा ऑब्जेक्ट। तो इसको भी हमें एक एग्जाम्पल के रूप से देखते हैं। तो आपकी एग्जाम्पल क्या है, बुक इज ऑन टेबल, कि बुक कहाँ पर है, टेबल पर है। तो इसमें जो बुक है वो आपका सब्जेक्ट है। इज वर्ब है जो कि बेसिकली में एक हेल्पिंग वर्ब है। और इसका ऑब्जेक्ट पार्ट में क्या आ गया, ऑन टेबल। तो अब अगर हम समझें कि ये सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट हमारी वो चीज है जो सेंटेंस में काम कर रहा है। हिंदी में हम उसको कर्ता भी कहते हैं, यानी कि जो भी हमारा सेंटेंस में काम कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। दूसरा आता है वर्ब। वर्ब हो गई क्रिया, यानी कि क्या काम हो रहा है, ठीक है। और अंत में आता है ऑब्जेक्ट, यानी कि किस पर काम हो रहा है। अब देखिए किसी भी सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है। वर्ब तो जरूरी है ही है। अगर आप कोई एक सिंगल वर्ड में अगर हम सेंटेंस को देखते हैं, जैसे हमने एग्जांपल ली थी पिछली क्लास में रन, तो रन क्या थी, वर्ब थी। सबसे जरूरी चीज किसी सेंटेंस में वर्ब होती है, उसके बाद सब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर हम एग्जांपल ले लें, ही इज रीडिंग, तो इसमें ही सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है और रीडिंग मेन वर्ब है। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। तो किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो सकता है और ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहली चीज वर्ब तो होगी ही होगी, या फिर वर्ब और सब्जेक्ट होंगे, या फिर तीनों भी हो सकते हैं। ठीक है, होप कि आपको यहाँ तक आइडिया लग गया होगा। अब चलते हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है। हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक नाउन हो सकता है,
वो प्रोनाउन हो सकता है, वो एक जिरंड हो सकता है, या फिर एक इन्फिनेटिव भी हो सकता है। अगर कोई आपको कहे कि नहीं जी एडजेक्टिव एक सब्जेक्ट है, तो वो ऐसा नहीं हो सकता। सब्जेक्ट सिर्फ यही चार चीजें हो सकती हैं, या तो नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा, या जिरंड होगा, या इन्फिनेटिव होगा। अब नाउन क्या है? नाउन तो आप बड़ी छोटी क्लासों से ही पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन इज अ नेम। कि नाउन क्या है? नाम है। वो नाम किसी का भी हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है, किसी इंसान का हो सकता है, किसी जगह का हो सकता है, या फिर किसी भाव का भी हो सकता है, जिसको कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे कि ऑनेस्टी। ऑनेस्टी को हम देख नहीं सकते लेकिन नाम तो है ना ऑनेस्टी। तो इस तरीके से किसी का भी नाम होगा तो वो क्या है? नाउन है। यानी कि नाउन की एक डेफिनेशन क्या है? नाउन इज अ नेम। उसके बाद आता है प्रोनाउन। कि प्रोनाउन क्या है? नाउन के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि किसी के नाम है, किसी लड़के का नाम है, तो उसके स्थान पर हम हिज या फिर हिम का इस्तेमाल करते हैं। किसी लड़की का नाम है तो हर का इस्तेमाल करते हैं। इट, दे, ये सब क्या है? प्रोनाउन है। तो ये भी हमारे सब्जेक्ट हो सकते हैं। अब जिरंड क्या हो गया? वर्ब के साथ जब आईएनजी लग जाता है और एक सब्जेक्ट का काम करता है, तब वो क्या कहलाता है? जिरंड कहलाता है। और इन्फिनेटिव क्या है? जब वर्ब के पहले टू लग जाता है और वो भी एक सब्जेक्ट का काम करता है, तब वो क्या कहलाता है? इन्फिनेटिव कहलाता है। अब ये जो नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनेटिव, जिरंड, इनको हम कमिंग लेसन्स में करेंगे। लेकिन ये सिर्फ अभी आप एक जनरल आइडिया रखिए कि सब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है। नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, इन्फिनेटिव हो सकता है, और जिरंड भी हो सकता है। इनकी एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, तो जैसे एक कोई सेंटेंस ले लेते हैं, रोहन इज रीडिंग। तो इसमें रोहन क्या है? नाउन है, और ये इसका सब्जेक्ट है। इसी तरीके से शी इज रीडिंग। तो इसमें शी क्या है? प्रोनाउन है, और ये किसका काम कर रही है? सब्जेक्ट का काम। इसी तरीके से स्विमिंग इज रिलैक्सिंग। ये सेंटेंस है कि तैरने से आराम मिलता है। इसमें स्विमिंग क्या है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन इसके साथ आईएनजी लगा हुआ है, तो इसे हम फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं कहेंगे। ये एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, और ये क्या है? जिरंड है। इसी तरीके से टू रीड इज टू रिलैक्स। इसमें क्या है? टू रीड। इसमें रीड हमारा वर्ब नहीं है, ये हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो वर्ब के पहले हमने टू लगाया और इसने हमारे सब्जेक्ट का काम किया, तो ये क्या है? ये एक इन्फिनेटिव है। इस तरीके से हमारा जो सब्जेक्ट है वो कौन कौन हो सकता है? एक नाउन हो सकता है, एक प्रोनाउन हो सकता है, जिरंड हो सकता है, और इन्फिनेटिव हो सकता है। नेक्स्ट आता है वर्ब। कि वर्ब क्या क्या चीज हो सकती है? तो वर्ब या तो फिर एक मेन वर्ब होती है, जो कि आगे फर्दर दो टाइप्स की है, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी हो गई? ऐसी वर्ब जिसको कंप्लीट होने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत है। और इनट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब हो गई जिसको कंप्लीट होने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। मतलब क्या हो गया? जैसे कि अगर मैं कहूँ प्लीज ब्रिंग, कि कृपया लाइए, लेकिन क्या लाने को कह रहा हूँ? क्या आपको ये बात समझ में आई? नहीं आई होगी। लेकिन अगर मैं कहूँ प्लीज ब्रिंग कॉफी, तो अब आपको समझ में आ गया ना कि मैं लाने को क्या कह रहा हूँ? मैं कॉफी लाने को कह रहा हूँ। तो इस कंडीशन में ब्रिंग जो वर्ब है वो कैसी वर्ब है? वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी कि इसको कंप्लीट होने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत है। अब दूसरी तरफ अगर मैं कहूँ शी सैंग, कि उसने गाया, तो इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, सिर्फ शी सैंग। इसी से आपको समझ में आ गया कि उसने क्या किया? गाना गाया है। इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो ये सैंग जो वर्ब है ये कैसी हो गई? इंट्रांजिटिव वर्ब है, यानी कि इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो ऐसी सेंटेंस या ऐसी वर्ब जिसमें आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है वो कौन सी हो गई? ट्रांजिटिव वर्ब। और जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है वो कैसी हो गई? इनट्रांजिटिव वर्ब। दूसरी टाइप की वर्ब हमें कौन सी यूज होती है? वो होती है हेल्पिंग वर्ब। कि आपने सेंटेंसेस में देखा होगा इज, एम, आर, वाज, वर। तो ये सारी कैसी की कैसी वर्ब हैं? हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और अंत में तीसरी टाइप आती है मॉडल की या मॉडल की। ये आपने मॉडल भी पढ़े होंगे, जैसे कि वुड, शुड, कैन, कुड। तो ये सारे कैसे होते हैं? मॉडल्स होते हैं। तो वर्ब यही चीजें हो सकती हैं, या तो मेन वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी, और
मॉडल्स भी हो सकते हैं। मेन वर्ब मैंने आपको बता दिया दो टाइप की होती है, एक ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है और इंट्रांजिटिव को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। तो ये थी हमारी वर्ब्स। नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट आगे फर्दर दो टाइप्स का है, एक ऑब्जेक्टिव और एक दूसरा कॉम्प्लीमेंटिव। तो जो ऑब्जेक्टिव का है पहले हम उसको देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्ट है इसका क्या मतलब हो गया। यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका हमारे सेंटेंस से डायरेक्टली कोई लेना देना है, उस ऑब्जेक्ट को हम कौन सा ऑब्जेक्ट कहते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप। ये आगे फर्दर कुछ टाइप्स का है। इसमें पहला आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो हो गया कि जिसपे सब्जेक्ट के द्वारा कोई जो काम किया गया है उसका डायरेक्ट असर पड़ रहा है। ये थोड़ा सा समझने वाली चीज है, इसको ध्यान से सुनो कि ऑब्जेक्ट जो है वो दो तरीके का है, एक ऑब्जेक्टिव, दूसरा कॉम्प्लीमेंटिव। ऑब्जेक्टिव जो है वो आगे फर्दर तीन तरह का है। पहला आ गया डायरेक्ट, ए फिर आ गया इनडायरेक्ट और फिर आ गया प्रीपोजिशनल। अब सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट वो होता है जिसका हमारे सेंटेंस से डायरेक्ट लेना देना है, यानी कि जो डायरेक्टली हमारे सेंटेंस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसकी जो आगे फर्दर टाइप्स हैं उसमें आ जाती है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया कि जिसका वर्ब के द्वारा डायरेक्टली असर पड़ रहा है। एग्जाम्पल से देखते हैं फिर अच्छी तरह समझ में आएगा कि जैसे अगर मैं कहूँ द बॉल हिट हर, यानी कि बॉल ने उसको मारा, यानी कि उसको बॉल लग गई। तो जो हमारा सब्जेक्ट है बॉल, उसका डायरेक्टली असर किस पे पड़ा, उस पे जिसको कि उसने मारा। या फिर अगर हम दूसरा कोई इसकी एग्जांपल देखें, रोहन किल्ड द स्नेक, कि रोहन ने सांप को मारा। तो रोहन ने डायरेक्ट काम किया है सांप पे, उसको डायरेक्टली मारा है। समझ में आ रहा है ये। तो ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसा होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि उसने खाना बनाया अपने परिवार के लिए, शी मेड फूड फॉर हर फैमिली। तो शी मेड फूड तो इसमें आ गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन अब जो इसमें नेक्स्ट पार्ट है फॉर हर फैमिली, अगर ये हिस्सा ना भी होता तो हमारा सेंटेंस चल जाता था, लेकिन फिर भी जोड़ा गया है। इसका हमारे सेंटेंस से डायरेक्टली कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो ये कैसा ऑब्जेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आया अभी। पहले वाले सेंटेंस में क्या था कि रोहन किल्ड स्नेक, यानी कि स्नेक को रोहन ने मारा, वो डायरेक्ट काम हो रहा है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, शी मेड फूड फॉर हर फैमिली। तो फॉर हर फैमिली जो है, अगर ये हिस्सा ना भी होता तो भी हमारा जो सेंटेंस था वो चल जाता था। हमारा सेंटेंस पे इस पोर्शन का कोई भी डायरेक्ट असर नहीं है। इस वजह से क्या हुआ, ये कैसा ऑब्जेक्ट है, ये एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है। और लास्ट में आता है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अब ये थोड़ा आसान है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है समझना। इसके लिए क्या है कि अगर आप सिंपल फॉर्म में याद रखें कि अगर आपके वर्ब के बाद, सेंटेंस में वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन लगी है और उस प्रीपोजिशन पे ऑब्जेक्ट डिपेंड कर रहा है, तब वो ऑब्जेक्ट कैसा हो गया, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ये सिर्फ आपको एक जनरल आइडिया देने के लिए है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं है, हमने फर्दर इनको एक्सप्लेन करना है अभी। ऐसा नहीं है कि बस इसी लेक्चर में खत्म हो गया। हम इनको दोबारा से एक एक पार्ट को, नाउन को, प्रोनाउन को, इन्फिनेटिव, जिरंड, वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल, ये ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, इन सबको हमने डिटेल में अभी फर्दर आने वाली क्लासेस में पढ़ना है। ये क्लास सिर्फ आपको एक जनरल आइडिया देने के लिए है कि इनमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं एक सेंटेंस में, किस किस टाइप की होती हैं। तो अभी आप फिर सिर्फ एक जनरल आइडिया रखिए, उसके बाद हम आगे इनको फर्दर डिटेल में करेंगे। तो हमारा ये जो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट है ये आपको समझ में आ गया होगा। समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा ट्रिकी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कि ऑब्जेक्टिव और कॉम्प्लीमेंटिव दो तरीके के हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्टिव हो गया जिसका हमारे सेंटेंस से डायरेक्टली कोई लेना देना है, और दूसरा हो गया कॉम्प्लीमेंटिव, ऐसा होता है कि वो सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट करता है सेंटेंस के कंप्लीट होने के लिए। उसको हम
एक एक्चुअली में कोई ऑब्जेक्ट नहीं कहते, क्योंकि ऑब्जेक्ट की असली वाली डेफिनेशन क्या है कि जिसके ऊपर काम कर रहा हो कोई, जो हमारा सब्जेक्ट है। लेकिन अगर कई सेंटेंस ऐसे भी होते हैं, जैसे देहरादून इज ए नाइस सिटी, तो देहरादून ने नाइस सिटी के ऊपर तो कोई काम नहीं किया ना, लेकिन फिर भी सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए नाइस सिटी को जोड़ना जरूरी था, तो वो एक कॉम्प्लीमेंटिव टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इनको भी हम डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो कि ऑब्जेक्टिव कैसा हो गया, जिसकी ज़रूरत हमारे सेंटेंस को है। वो आगे फर्दर तीन तरह के हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और प्रीपोजिशनल। डायरेक्ट वो है जिनके ऊपर डायरेक्टली काम हो रहा है, इनडायरेक्ट वो है जिनके ऊपर डायरेक्टली काम नहीं हो रहा है, और प्रीपोजिशनल वो हो गए कि जिन जो प्रीपोजिशन पे काम कर रहे हैं, यानी कि वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन लगी है और उसके ऊपर ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। तो इनको भी हमने डिटेल में करना है, तो आगे आने वाले लेसन में हम इनको करेंगे। लेकिन अभी आप सिर्फ इनका छोटा सा आइडिया रख लीजिए कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती हैं। लास्ट आता है कॉम्प्लीमेंटिव ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंटिव ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी ज़रूरत सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए पड़ती है। ठीक है, ये आके दो तरीके का है, एक सब्जेक्टिव और दूसरा ऑब्जेक्टिव। नाम से ही पता चल रहा है कि सब्जेक्टिव इसलिए होगा कि जो सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है, और ऑब्जेक्टिव ऐसा होगा जो कि ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, देहरादून इज अ नाइस सिटी। नाइस सिटी इसमें कॉम्प्लीमेंटिव ऑब्जेक्ट है, और ये किसके लिए बता रहा है, देहरादून के बारे में, जो कि हमारे सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। इसी तरीके से अगर हम दूसरा कोई एग्जांपल लें, जैसे कि वी कंसीडर यू एज अ फ्रेंड, कि हम तुम्हें दोस्त मानते हैं। तो इसमें दोस्त कौन है, दोस्त यू है, यू के लिए यूज हुआ दोस्त, यानी कि तुम्हारे लिए, कि वी कंसीडर यू एज अ फ्रेंड। तो फ्रेंड कौन हुआ, तुम, कि हम तुम्हें दोस्त मानते हैं, तो तुम फ्रेंड हुआ, यानी कि ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। तो ये कैसा कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो इसी से आज की हम ये क्लास ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ रहे होंगे, आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो रहा होगा इनसे। तो साथ साथ में आप इनके नोट्स तो बनाते ही चलिए, और कोई भी डाउट होता है तो उसको पूछिए। इसी के साथ हम अपना ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू, कीप स्टडिंग।